तो स्वागत है आपका मेरी जीएस की रिवीजन सीरीज में। पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम। डेली शाम को 7 बजे लेक्चर अपलोड होता है। तो आज का टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल टाइप के एमसीक्यू हो सकते हैं और रिलेटेड जो अदर ऑर्गन्स हैं लोकसभा के, उनसे सब कुछ यहाँ पे क्लब किया हूँ। अभी हम पार्लियामेंट का पहला लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब पार्लियामेंट में आज लोकसभा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो बेहतरीन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इतना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो वो कितना है? ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्ड में कितना मेंशन की हुई है। तो मेंशन की हुई है 552। ठीक है, 552 के मेंशन किए हुए हैं। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। 552 जो मेंशन की हुई है तो उसमें ये भी लिखा हुआ साथ साथ में 530 स्टेट से आ सकते हैं, 20 यूटी से आ सकते हैं, और साथ ही साथ दो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होते हैं वहां से प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। बट जो ये दो वाला है ना, ये अभी 2020 में अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी दो ये अबॉलिश कर दिया है, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी भी मेंशन है कि 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, 552 अभी भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसलिए मैक्सिमम स्टैंड कितनी हो सकती है? 552, 530 स्टेट से, 20 यूटी से, 2 एंग्लो इंडियन वाले। ठीक है, पर 2020 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन लोकसभा एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में कितना मेंबर है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। तो अभी प्रेजेंट में 543। देखो, ए और बी में गलती हो जाएगी क्वेश्चन एग्जाम आप सॉल्व करने में, क्योंकि पहले 545 थे। 2020 में जब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले को अबोलिश कर दिया था, जो स्ट्रेंथ थी प्रेजेंट, तो उसके बाद ये दो घट गए थे, तो इसलिए 543 हो गया। तो इसलिए कई बार अगर कोई प्रीवियस नोट से आप रेफर कर रहे होगे, जो बुक्स वगैरह से, कुछ पुरानी बुक्स होगी, कई साल से तैयारी कर रहे होगे, तो वहां पे गलती के चांसेस है। तो ये क्लियर कर देता हूँ आपका। ठीक है, 543 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, ब्रेकअप देख लेते हैं कैसे कैसे। 530 स्टेट से आ रही हैं, 13 यूटी से आ रही हैं, और दो खत्म हो चुके हैं। तो मतलब 543 अभी ये रह गया प्रेजेंट स्ट्रेंथ। मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में 552 हो सकती है, और अभी में इतना है। ठीक है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी कम्युनिटी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एससी कम्युनिटी के लिए कितना रिजर्व है लोकसभा में, जो टोटल अभी है, और राज्यसभा के अंदर कितना सॉरी, एसटी के लिए कितना मेंशन है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है आर्टिकल 330 के अंदर, राज्य लोकसभा के अंदर, तो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। पहली बात तो ये जो रिजर्वेशन है लोकसभा के अंदर, एससी के लिए भी एसटी के लिए भी, वो पॉपुलेशन के बेस पे मिलता है उनको। ठीक है, रिजर्वेशन आर्टिकल 330 के अंदर। ठीक है, और 332 में स्टेट वालों में, स्टेट असेंबली में मिलता है। तो जो ये लोकसभा के अंदर है उसमें कितनी सीट है एससी के लिए जो अभी फिक्स की हुई है? ठीक है, तो वो की हुई है 84 सीट्स। एससी कैटेगरी के लिए 84 सीट रिजर्व की हुई है लोकसभा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। और इसी में एक और पॉइंट आप नोट कर लेना, अगर मैं पूछता ना एसटी की कितनी, एसटी कैटेगरी की कितनी सीट रिजर्व, वो 47। 84 फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि जो टाइम रहता है ना, 5 साल का टाइम रहता है, उससे पहले ही डिसॉल्व हो गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। पहली बार ऐसा कब हुआ था? ऐसा हुआ था जब 67 से 72 के लिए जो फोर्थ लोकसभा थी ना, उसका टेन आउट चल रहा था। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हुए, तो उन्होंने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि डिसॉल्व कर दो, और अर्ली इलेक्शन के लिए बुला लिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये ऐसा किया था पहली बार 70 में। ठीक है, 1970 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अर्ली इलेक्शन के लिए बुला दिया था। ये लोकसभा कौन सी थी? फोर्थ लोकसभा थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सी लोकसभा में किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और भी मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं। तो फोर्थ लोकसभा के टाइम में ऐसा किया हुआ था। ठीक है, 1970 में बुलाया गया था, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। इस सेशन ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का सेशन होता है, उसको कौन रन करता है, कंडक्ट कौन कराता है उसको? जो सेशन चलता है लोकसभा के अंदर, उसको रन कौन करता है और कंडक्ट कौन करता है? ठीक है भाई, देख लेते हैं। देखो, लोकसभा, अब लोकसभा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं स्पीकर। अब स्पीकर ही कराता होगा, प्रेसिडेंट तो कराएगा नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर रहा होगा, ना लीडर ऑफ अपोजिशन से करवाएंगे। में लोकसभा में स्पीकर से कराते हैं, तो स्पीकर न्यूट्रल रहता है। ठीक है, स्पीकर रन करता है, कंडक्ट करता है लोकसभा के सेशंस को। ठीक है, और ऐसा मतलब देख लेते हैं इससे स्पेसिफिकली कैसे कैसे मेंशन है।
प्रेसिडेंट जो रहता है ना, वो ओनली सम्मन करने के लिए, बुलाने के लिए और प्रोरोग करने के लिए लोकसभा को, जैसा कि आर्टिकल 85 के अंदर मेंशन है, इसलिए काम आता है। ठीक है, वो सेशन नहीं कराता एक्चुअल। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो आर्टिकल 93 के अंदर होना चाहिए, आर्टिकल 93 में जो मेंशन है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, वो प्रिसाइड करता है और कंडक्ट कराता है इंटायर सिटिंग ऑफ हाउस। ठीक है, मतलब जो रन करने का काम है, कंडक्ट कराने का काम सेशन का, वो स्पीकर के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एब्सेंट, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उसके ऊपर ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा? स्पीकर के नीचे से डिप्टी स्पीकर। और डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो मेंबर चूज करेंगे, किस में से? जो लोकसभा के एमपी होंगे। ठीक है, तो अभी क्या ऑप्शन दिया हुआ है? डिप्टी स्पीकर, डेफिनेटली डिप्टी स्पीकर करेगा उनकी ड्यूटी अगर वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, कहाँ पे मेंशन है? सर आर्टिकल 93 में मेंशन है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, शैल बी एन ऑफिस, मतलब मस्ट है ये। और आर्टिकल 95 डिप्टी स्पीकर परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्पीकर इन हिज एब्सेंस, ऐसा 95 में लिखा हुआ है कि स्पीकर की ड्यूटी डिप्टी स्पीकर करेंगे जब अगर वो एब्सेंट होंगे तो। ठीक है, 95 के अंदर मेंबर ऑफ लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन, जो एमपीज होंगे लोकसभा के अंदर, वो किसको रेजिग्नेशन अपना सबमिट करेंगे कि मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो सबमिट करते हैं हमारे स्पीकर को। ठीक है, और जब स्पीकर ही खुद रिजाइन करता है, वो किसको सबमिट करता है? वो करता है डिप्टी स्पीकर को। उसके अलावा जितने लोग होंगे वो सब स्पीकर को। ठीक है, लोकसभा के। और ऐसा आर्टिकल 101 के अंदर मेंशन है। और ऐसा नहीं है कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया तो स्पीकर फिर उस पर देखता है, जज करता है। उसको स्पीकर एक्सेप्ट करना, स्पीकर के पास पावर है। वो ऐसा नहीं आपने रिजाइन दे दिया तो खत्म, ऐसा नहीं है। वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा देखेगा, बाहर से इन्फ्लुएंस हो गए तो रिजाइन नहीं करना। ठीक है, वो सब देखना, प्रेशर में आके तो रिजाइन रिजाइन नहीं कर रहा, वॉलेंट्री है या नहीं है। ठीक है, जेन्युइन है या नहीं है, ये वो देख के उसके बाद डिसाइड करता है स्पीकर। टेन्योर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा होता है उसका टेन्योर कितनी, मतलब किस कंडीशन में ओनली एक्सटेंड किया जा सकता है? टेन्योर कोई, मतलब देश पे बड़ी आपदा आ गई होगी, किस तरीके की आपदा आ गई होगी? नेशनल इमरजेंसी लग गई होगी। नेशनल जब इमरजेंसी का केस हो जाता है तभी उस केस में जो टेन्योर है लोकसभा का बढ़ाया जा सकता है। कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है? वो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जो इमरजेंसी लगेगी वो आर्टिकल 352 के अंदर आएगी। ठीक है, नॉर्मल टेन्योर होता है 5 साल का, वो एक बार में एक ही मतलब जो आर्टिकल 83 के अंदर मेंशन है नॉर्मल टेन्योर 5 साल का, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा देना है, फिर बढ़ाना नहीं है उसको। ठीक है, एक्सटेंशन जो टाइम पीरियड 5 साल से ज्यादा बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टेन्योर ऑफ लोकसभा वाज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग बियॉन्ड इट्स 5 साल की टर्म से पहली बार, मतलब ऐसा पहली बार कब हुआ था कि जो टेन्योर था ना, जो 5 साल की टर्म रहती है लोकसभा की, उसको पहली बार बढ़ाया गया था? जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है ना, उस केस में बढ़ाया गया था। तो ऐसा कब हुआ था, कौन सी इमरजेंसी में हुआ था? तो ऐसा हुआ था जब 75 की इमरजेंसी लगी थी, जो 77 तक चली थी, नेशनल इमरजेंसी ऑफ 75 के ड्यूरेशन में इसको बढ़ाया गया था, लोकसभा के टेन्योर को 5 साल से बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर बार एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं। उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कितनी बार बढ़ाया गया था जो टेन्योर है लोकसभा का, इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, फिफ्थ लोकसभा चल रही थी उस टाइम पे, तो कितनी बार उसको बढ़ाया गया था? तो ऐसा किया गया था भाई, 2 बार। 2 बार इसके टेन्योर को बढ़ाया गया था उस टाइम में। ठीक है, बी और बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसको जाना जाता है फादर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का फादर, मेनली लोकसभा में कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। अब वही कोई स्पीकर होगा जिसको फादर बोला जा रहा है। अब कौन सा स्पीकर हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहला ही होगा ना, जिसने मतलब जिसने फाउंडेशन नींव रखी होगी उसकी, एज एन स्पीकर, मतलब क्या रोल रहता है उसका, क्या क्या काम करेगा। ठीक है, कैसे डेकोरम मेंटेन करके रखेगा, बाकी कैसे बिल्स वगैरह पे डिस्कशन कराएगा, ये सब। ठीक है, तो पहले वाले स्पीकर कौन थे? अपने पहले स्पीकर थे, बताइए ऑप्शन। जीवी मावलेंकर। तो इन्हीं को फादर ऑफ लोकसभा बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? कि उन्होंने लेइंग डाउन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ट्रेडिशंस, रूल्स, जो नई लोकसभा इलेक्ट हुई थी उसके लिए अच्छे से ले डाउन किए थे। ठीक है, तो उसी बेसिस पे इनको फादर ऑफ लोकसभा भी बोला जाता है। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? स्पीकर की बात कर ली, जीबी मामलेकर जी थे। बट अगर क्वेश्चन आ जाता फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे,
यहाँ चकरा जाओगे, ये नहीं पता होगा। M A अयंगर थे, ठीक है। M A अयंगर वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। बाद में जब मावलिंकर जी का देहांत हो गया तो ये दूसरे स्पीकर भी बने थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर का पिछला क्वेश्चन था कौन थे पहले डिप्टी स्पीकर, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड कुछ टर्म्स क्या है क्या नहीं है उसके ऑफिस से रिलेटेड। आर्टिकल 93 में मेंशन है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस, ठीक है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो उसमें ऐसा क्या है जो इन चारों पॉइंट में से लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज ऑप्शनल। ऐसा ऑप्शनल है क्या कि डिप्टी स्पीकर का ऑफिस होना? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 93 के अंदर, मस्ट है, ऑफिस तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऑफिस है तो ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी तो मतलब ए ऑप्शन गया, ठीक है, मैंडेटरी है। मस्ट बी फिल्ड विद इन 6 मंथ। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट टू फिल इट, प्रेसिडेंट अपॉइंट द डिप्टी स्पीकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि ऑफिस होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है वहां पर किसी को बिठाना, ठीक है। ऑफिस है बट उसको फिल करने की कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी टाइम लिमिट टू फिल इट। वहां पे लिखा हुआ मतलब उसका मतलब लिख करके आता है कि एज सून एज पॉसिबल, कोई टाइम लिमिट नहीं कि 6 महीने में करा दो, ये करा दो इलेक्शन और वहां पे बैठा दो किसी को। टाइम लिमिट नहीं दी हुई तो इसलिए इट इज मैंडेटरी एज पर आर्टिकल 93, बट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट टू फिल इट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड, ठीक है। ऐसा ही स्पीकर के केस में भी है, पर स्पीकर तो जनरली फर्स्ट मीटिंग में सिलेक्ट हो ही जाता है, चूज कर लेते हैं लोग। प्रोटेम स्पीकर सबको वो दिला देता है, उसके बाद वो चूज कर लेते हैं अपने में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, मतलब वुमेन की बढ़ती हुई रूल को लेके काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। पहली वुमेन स्पीकर कौन थी, बताइए भाई साहब। ये थी मीरा कुमारी जी, मीरा कुमार, ठीक है। सबसे पहली वुमेन स्पीकर थी ये। और ये कब चुनी गई थी? ये चुनी गई थी 2009 के टाइम में। 2009 से 14 का टेन्योर था इनका, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट के टेन्योर में, सेकेंड में। और जो अल्टीमेटली लास्ट ही था, उसके बाद तो आ ही नहीं पा रहे पावर में। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा? सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहा है इनका। कार्यकाल रहा था 80 से स्टार्ट होके 89 तक, सातवीं और आठवीं लोकसभा के अंदर। पर्सनैलिटी का नाम है बलराम जाखर। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर थे, ठीक है, बलराम जाखर जी। विच स्टेट हैज लीस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा? लोकसभा के अंदर सबसे कम सीट है स्टेट में। तो ये ऐसे 3 स्टेट हैं जिनके पास लीस्ट नंबर ऑफ सीट है लोकसभा के अंदर, वो है, और वो भी एक एक सीट है तीनों सीटों को स्टेटों के पास, जिसको हम याद रखते हैं सनम से, सनम। उसमें ए को साइलेंट कर देना दोनों बार। S4 सिक्किम, N4 नागालैंड, M4 मिजोरम। कौन सा ऑप्शन है? सिक्किम ऑप्शन है। तो इस पे लीस्ट नंबर ऑफ सीटें हैं, एक सीट है। देख लेते हैं बाकी 2 स्टेट के बारे में। तीनों स्टेट के पास एक है, सनम, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इन तीनों स्टेट के पास एक ही सीट है, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ सीट मिलती है लोकसभा के अंदर इनकी। विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? सबसे बड़ी, मतलब एरिया वा इन टर्म्स ऑफ एरिया, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की है जो लार्जेस्ट है? एरिया बहुत बड़ा है उसका, ठीक है, लोकसभा की सीट के लिए। तो वो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया फॉर लोकसभा सीट, ठीक है। और इसके अंदर लेह और कारगिल दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है उसके वो भी आते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लद्दाख सबसे बड़ी है, उसके बाद बाड़मेर राजस्थान, ये भी डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो लद्दाख नंबर 1, मतलब लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, बाड़मेर दूसरे नंबर पे। फिर ये कच्छ, कच्छ वाला भी ये भी एक तरीके डेजर्ट ही है, ठीक है। ये राजस्थान में था, ये गुजरात में था, तो ये तीन डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, फिर इसके बाद ये हॉट डेजर्ट और ये कच्छ वाला रीजन भी, और ये अरुणाचल प्रदेश वेस्ट वाला चौथे नंबर पे, ठीक है। सीक्वेंस दिया हुआ है, देख लेना। लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ और अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है फॉर लोकसभा के। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन, जो यूनियन का बजट होता है वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जॉइंट सिटिंग के अंदर, प्रेजेंट सेक्रेटरीट के अंदर। बजट क्या होता है? एक तरीके से फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल है। तो मनी बिल कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा के अंदर। सीधी बात, लोकसभा में डाला जाएगा पहले, ठीक है। आर्टिकल 109 1110 में मेंशन है, सीधी सीधी बात है, लोकसभा के अंदर ही पहले टेबल किया जाएगा, बाद में फर्दर। और इस पे फाइनल डिसीजन ही का होता है, बाकी सब वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं बस राज्यसभा वाले, ठीक है। राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड चेंज, नॉट अमेंडेड।
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सीट, जो मिनिमम नंबर ऑफ सीट चाहिए होती है किसी पार्टी को अपोजिशन में बैठने के लिए, मतलब अपोजिशन पार्टी का जो टैग मिलेगा उसके लिए कुछ सीट लानी पड़ेंगी लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो वो कितनी नंबर ऑफ सीट है, कितने नंबर परसेंट चाहिए, जैसे कि मान लो 543 सीट्स है लोकसभा की अभी, तो उसका कितना परसेंट, मतलब कितनी सीट निकल के आए उनके पास, तो तब उनको एज एन अपोजिशन पार्टी माना जाएगा। तो वो होता है 10%, 1/10, ठीक है। तो फिर 543 का 1/10 कितना होगा, 54.3, मतलब लगभग लगभग 55 सीट चाहिए। तो ये 10% टोटल मेंबरशिप की सीट चाहिए होती है, तब उनको अपोजिशन पार्टी का टैग मिलता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये बस कन्वेंशन है एक जो स्पीकर ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन 121 ऑफ स्पीकर के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10% मतलब 55 सीट एज पर करंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट रिजर्व कितनी है, देखो एससी कैटेगरी सीट कितनी थी, 84 थी भाई रिजर्व लोकसभा में। अब उसमें से भी सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर है ये आपको बताना है। तो एससी कम्युनिटी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीट्स है एससी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व है लोकसभा के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। उत्तर प्रदेश एससी कैटेगरी में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट थी शेड्यूल कास्ट के लिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे ही मध्य प्रदेश, यहाँ पे एसटी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड है लोकसभा के अंदर, ठीक है। कमेंट में बताना कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। अलोकेशन ऑफ सीट्स इन, जो सीट्स का अलोकेशन किया है मतलब बांटा गया है कि उत्तर प्रदेश के पास इतनी सीट है लोकसभा में, मध्य प्रदेश के पास इतनी, राजस्थान के पास इतनी है, ये किस सेंसस के बेस पे बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 1971 के सेंसस के बेस पे। उसके बाद फिक्स कर दिया गया था सीट्स को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 76 में 25 साल के लिए, मतलब 2001 तक। फिर उसके बाद 25 साल के लिए फिर से 2026 तक 84th अमेंडमेंट के थ्रू फिर से फिक्स कर दिया गया है। मतलब जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड है 543 जो टोटल है अभी, मतलब 530 में से है स्टेट को, तो सॉरी। तो तो वो फिक्स है 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो के, ठीक है। विच स्टेट सेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर टू लोकसभा। लोकसभा में किस स्टेट से मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कहाँ पे लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है किस स्टेट के अंदर, ये क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कहाँ से आ रहा है लोकसभा, तो भैया ये आते हैं उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आते हैं। दूसरे नंबर पे आएंगे महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश से कितने आते हैं, 80 सीट्स हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र के बाद 48 है। फिर वेस्ट बंगाल हो गया अपना, 42 है। और बिहार में 40 है, ठीक है। 80, 48, 42, 40, ठीक है। एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दिया हुआ है। सीट्स इन लोकसभा आर अलोकेटेड टू स्टेट ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे सीट दी जाती है लोकसभा में, क्या तरीका तो हो, कोई मतलब बेस तो होगा कि इस बेसिस पे स्टेट को मैक्सिमम नंबर दे दी, उस स्टेट को थोड़ा कम दे दी। तो ये दी जाती है पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट के बेस पे दी हुई है। अब 71 के बाद फिक्स की हुई है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब 76, सॉरी 42nd अमेंडमेंट 76 के बाद फिक्स की थी, पर सेंसस लास्ट 71 है जिसके बेस पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स इन लोकसभा अलोकेटेड टू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये आर्टिकल 81 के अंदर मेंशन है, सीधा सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीन फाइनेंशियल कमेटी कौन सी हैं जो पार्लियामेंट में है, तीन फाइनेंशियल कमेटी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर है, वो कौन कौन सी हैं। देखो तीन कमेटी हैं, सिंपल बता देता हूँ जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये जो चौथी कमेटी है ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये फाइनेंशियल कमेटी नहीं है। जो बिजनेस कैसे चलना है हाउस के अंदर उसको एडवाइज करने वाली कमेटी है ये, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल कमेटी नहीं है। कमेटी तीन ही है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग। ये पीएसयूज के लिए देखेगी। ये पब्लिक अकाउंट मतलब जो या तो अपना रिपोर्ट डालते हैं कैग वगैरह उस पे देखते हैं। और दूसरा अपना ये फाइनेंस को देखते हैं गवर्नमेंट के। और एस्टीमेट कमेटी जो एस्टीमेट बनाते हैं बजट वाले वो सब उसको देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 2 3 विल बी द आंसर।
पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या कर रही है, एग्जामिन कर रही है गवर्नमेंट के अकाउंट को और कंप्यूटर और जनरल की रिपोर्ट को। एस्टिमेट कमेटी क्या कर रही है, इंप्रूवमेंट कैसे करना है, इकोनॉमी एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेके, ठीक है। गवर्नमेंट के जो बजट बजट में वो सब पैसे वैसे उठाते हैं तो वो सबको देखे। कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उन सब को देखती है, मतलब फंड्स को देखती है, मेनली जो फाइनेंसेस है उन सबको चेक करती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब मेंबरशिप ऑफ थ्री फाइनेंशियल कमेटी। तीन फाइनेंशियल कमेटी के की जो मेंबरशिप है वो इन चार ऑप्शन में से किसके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, जो मेंबर लिए जाते हैं दोनों हाउस से लिए जाते हैं, सही बात है, दोनों हाउस से लिए 15-7, जिसमें 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7, दोनों में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग में भी। पर जो एस्टिमेट कमेटी के मेंबर है ना, वो सारे के सारे लोकसभा से लिए जाते हैं और मेंबर भी 30 होते हैं, ठीक है। इनमें 22 होते हैं, 15-7 15-7, बट इसके सारे के सारे एस्टिमेट कमेटी के लोकसभा से लिया जाता है और मेंबर भी 30 होते हैं, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है। देखो लोकसभा से ही बनता है, सही बात है, और अपोजिशन से बनता है, ये कन्वेंशन है, फॉलो किया जाता है कि अपोजिशन से बनाओ, तभी वो प्रॉपरली चेक कर पाएंगे जो कैग वगैरह की रिपोर्ट वगैरह होती है, और जो गवर्नमेंट पे देखते रहना है कि गलत तो काम नहीं कर रहे हैं, तो अपोजिशन से लिया जाता है और लोकसभा से लिया जाता है चेयरमैन, ठीक है। हु बिकम द चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी के मेंबर कहाँ से आते हैं, 30 जो मेंबर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। तो इसका चेयरमैन कौन बनेगा, बताइए। लोकसभा का मेंबर ही बनेगा ना, सीधी बात है। राज्यसभा नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा, मिनिस्टर वगैरह तो आएंगे ही नहीं यहाँ पे, उन्हीं को तो देखना है, वही तो पैसा खर्चा कर रहे हैं। एमपी चूजन जो पीएम, पीएम तो अपने जान पहचान वाले को चूज कर लेगा ना, जो फेवर में काम करेगा। लोकसभा के मेंबर्स में से, क्योंकि इसकी मेंबरशिप भी लोकसभा के मेंबर के पास ही होती है एस्टीमेट कमेटी की, तो लोकसभा के मेंबर्स में से ही चेयरमैन चूज किया जाता है, ठीक है। ये पब्लिक अंडरटेकिंग वाली कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, अब दोनों दोनों तरीके से मेंबर है इसके, 15 अपने लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। तो अब चेयरमैन कौन बनेगा, अब चेयरमैन बनेंगे बाबूजी इसके लोकसभा से ही बनते हैं, लोकसभा के मेंबर में से चूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके चेयरमैन भी लोकसभा, चेयरमैन तीनों के लोकसभा से ही होते हैं। अल्टीमेटली बात है, बस ये हुआ कि मेंबर कहाँ कहाँ पे जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग में दोनों 10 मेंबर है, 15-7 चेयरमैन तीनों का लोकसभा से ही बनता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में अपोजिशन का बन जाता है, और दूसरा एस्टीमेट कमेटी के अंदर सारे के सारे मेंबर वहीं से हैं लोकसभा से, और मैक्सिमम नंबर भी 30 है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्ट्रेंथ को लेके क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने 22 मेंबर, सही बात है। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर, सही बात है। कमेटी में पब्लिक अकाउंट का मेंबर 22 मेंबर, सही बात है, तीनों सही हो गए, 15-7 ये हो गए, और 30 एस्टीमेट केस हो गए, तो ऑप्शन ए विल द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट कमेटी अमंग द फाइनेंशियल कमेटी, जो फाइनेंशियल कमेटी है तीन उनमें से लार्जेस्ट कौन सी है, मेंबरशिप के बेस पे डेफिनेटली। तो एस्टीमेट कमेटी में ज्यादा थे, 30 मेंबर थे, बाकी इनमें तो 22 थे, 15-7 तो बी विल द करेक्ट आंसर। चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, मतलब अपॉइंट कौन करता है उसको, बताइए। तो उसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, अपोजिशन से चूज करता है, ठीक है, तो वो अपॉइंट कर देते हैं। हु बिकम द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1920, ये हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है। 1925 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थे, जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे, तो उस टाइम में पहला इंडियन स्पीकर बना था भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वो कौन थे, पर्सनालिटी का नाम बताइए। विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, तो ये बने थे पहले 1925 में प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कट मोशन, अब मोशन पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। कट मोशन जो मूव किया जाता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, कट मतलब किसी चीज को रिड्यूस कर देना, काटना किसी चीज को, रिड्यूस करना, और अपोज करना है स्पेसिफिक डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है। जो बजट्स वगैरह में जो डिमांड करते हैं कि भाई इस मिनिस्ट्री को इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए, इस स्कीम के लिए इतना चाहिए, पॉलिसी के लिए इतना चाहिए, तो जिसको भी उसका अपोज करना होता है वो कट मोशन मूव कर देता है। फिर देखो उसको रिड्यूस करने के लिए या अल्टीमेटली अपोज करने के लिए, ठीक है, अमाउंट को।
अगर वो कट मोशन पास हो जाता है ना, तो एक तरीके से सेंसर है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो सेंसर मोशन क्या मूव किया जाता है, तो रिड्यूस और अपोज स्पेसिफिक डिमांड ऑफ ग्रांट। नेक्स्ट आ जाता है एडजर्नमेंट मोशन। क्या होता है भाई, लोकसभा के अंदर जो मूव किया जाता है, उसका पर्पज है कि कोई जैसे कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, पब्लिक इंपोर्टेंस, जो पब्लिक की इंपोर्टेंस नीड है उस क्वेश्चन को डिस्कस करने की, तो उस पर डिस्कशन करना ज्यादा जरूरी है। बाकी नॉर्मल बिजनेस तो चलता रहेगा उसका। तो एडजर्नमेंट मोशन मूव कर दिया जाता है उस टाइम पे टू डिस्कस अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस बाय सस्पेंडिंग नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन, सीधी बात। और टॉपिक क्या होगा, सीरियस नेशनल अर्जेंट अर्जेंसी होगी इसको रेज करने की। मेन फीचर क्या है, स्टार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आर के अंदर, तो उनमें से स्टार्ट जो क्वेश्चन होता है ना, स्टार मार्क वाला एस्टेरिस्क मार्क रहता है जिसके ऊपर, उसका मेन फीचर क्या होता है, देखो। एक तो उस क्वेश्चन को आंसर किया जाता है, ओरली किया जाता है, ठीक है। राइटिंग वाला गलत हो जाएगा, राज्यसभा में हो रहा ओनली, ये भी गलत हो जाएगा, रिक्वायर्ड नो रिप्लाई। ओरली आंसर किया जाता है और साथ ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एस्टेरिस्क इस तरीके का मार्क होता है उसमें। ओरली मिनिस्टर से पूछा जाता है, जो आंसर करेंगे ओरली, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी बाद में आएंगे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटीज बनती है ना, लोकसभा और राज्यसभा से जहां पे मेंबर चूज किए जाते हैं, तो जनरली उसमें एक रेशियो रहता है कि लोकसभा से इतने परसेंट आएंगे और राज्यसभा से इतने परसेंट आएंगे, ठीक है। एक रेशियो फॉलो किया जा रहा है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। तो वो रेशियो कितना है, उसमें जनरली क्या होता है, दो लोकसभा से एक राज्यसभा से, ठीक है, 2:1 वाला। मतलब डबल रहेंगे लोकसभा से, और राज्यसभा से थोड़ा मतलब आधा रहेगा उसका, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर जैसे जनरली 31 होती है स्ट्रेंथ डिपार्टमेंट स्टैटिक कमेटी की, तो 21 लोकसभा से आते हैं, राज्यसभा से 10 आते हैं, ठीक है। 1:2 ये लगभग लगभग ये। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोकसभा से रिलेटेड, साथ साथ में कुछ कमेटी मोशंस थोड़े बहुत 2 4 5 ऐड किए थे, टच देने के लिए कि आगे वाले लेक्चर में क्या आने वाला है। तो इसी तरीके से बना रहना, आपकी पॉलिटी के एग्जाम परस्पेक्टिव से जितना भी कवरेज होता है ना, सारा कवर कर दूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। सारा कवर करवा दूंगा उस फॉर्मेट में जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, साथ साथ नोट्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को शेयर करो, फैला दो भाई, ठीक है। थैंक यू।